हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का गद्य है इसमें, जो कि प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। हरिशंकर परसाई जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, जो व्यंग के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहते थे, और वो प्रेमचंद के बारे में लिखते हैं। प्रेमचंद, आपको पता है कि इनको उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे आप इसमें प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई ने लिखा है। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के चित्र सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। मतलब प्रेमचंद के बारे में बताना है कि उनकी वो लिखने के माध्यम से किस तरीके से प्रेमचंद का चित्र उभारते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से, अगला है उत्तर है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। यह व्यंग रचना है। प्रेमचंद के फटे जूते जो है व्यंग रचना है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छी है, और प्रेमचंद के पर्सनालिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ लिखा गया है। संघर्षशील, प्रेमचंद जो थे वह संघर्षशील व्यक्ति थे। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए। लेखक के शब्दों में, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लियो। लेखक कहते हैं कि लगता है प्रेमचंद के रास्ते में कोई पत्थर आया होगा या फिर कोई रोड़ा आया होगा, जिसे वह अपने पैरों से मारकर, ठोकर मारकर अपने जूते को फाड़ लिए हैं। पर ऐसा नहीं है। वह किसी भी बाधा को बड़े ही आसानी से और जिस मार्ग को अपनाते थे उसी मार्ग पर वह चलना पसंद करते थे। कभी भी कठिनाई आने पर वह अपना मार्ग, अपना रास्ता नहीं बदलते थे प्रेमचंद। उसी में है पॉइंट है, अपराजय व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। यदि वे मन चाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसते तो सही, उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी। कितनी भी मुश्किलें आती थी पर प्रेमचंद कभी घबराते नहीं थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। नजरों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। वह फोटो खिंचा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, और उनका जूता जो है वो फटा हुआ है। इसके बाद भी वह फोटो खिंचाते समय स्माइल देते हैं, हंसते हैं। कष्टग्रस्त, इसमें कष्टग्रस्त जीवन, उनका जीवन भी कष्टग्रस्त था। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। आर्थिक मतलब पैसे की समस्या उनके जीवन में थी। उन्होंने गरीबी को संघर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे सादे वस्त्र पहनते थे, एकदम साधारण वस्त्र पहनते थे, कपड़े। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे। फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। फिर भी उनके मन में कोई बुरा भाव नहीं आता था। वह खुशी खुशी उस जीवन को स्वीकार करते थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी। सहजता, प्रेमचंद अंदर बाहर से एक थे। लेखक के शब्दों में, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। कहने का तात्पर्य है, कुछ लोग बाहर से अलग दिखते हैं और अंदर से अलग दिखते हैं। तो इसमें हरिप्रसाई जी कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। वो दिखावा की संस्कृति को महत्व नहीं देते हैं। वह सहज और सहनशील और किसी भी दुख तकलीफ में एक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। मर्यादित जीवन, प्रेमचंद के जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया है। उन्होंने अपने नेम धर्म और अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहें। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनकी मर्यादा, उनका मानवीयता, उनका धर्म, उनका नेम, उनका कर्तव्य सभी को बनाए रखते थे और श्रेष्ठ आचरण भी करते थे लेखक के रूप में। प्रेमचंद का ये सारी चीजें हैं। अगला है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लोग
दूसरा है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा, जिसे तुम घृण समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इसमें जो है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। सेकेंड वाला सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। सही कथन यही है, ये राइट है, सही है। आगे है अगला 3 है, तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क्या है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। मतलब टोपी बहुत सस्ती मिलती है लेकिन जूता बहुत महंगे मिलते हैं। ख है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसमें परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद पर्दे का महत्व नहीं समझते। मतलब जो चीज जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं और ढकने की कोशिश नहीं करते हैं सच्चाई को। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। उत्तर है इसमें का जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान अधिक है, बढ़ गया है। एक धनवान पर 25 गुड़ी लोग न्यौछावर होते हैं। गुड़ी लोग भी धनवानों की जी हुजूरी करते हैं नजर आते। तो कहने का मतलब, आप अगर बहुत बड़े धनवान हैं, पैसे वाले हैं, तो आपके साथ साथ बहुत ही विद्वान लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। कहने का तात्पर्य है, टोपी का नहीं बल्कि जूते का महत्व होता है, ज्ञान का नहीं बल्कि धन का महत्व होता है। अगला है ख है, प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाओ छिपाओ को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को भी कभी टकने प्रयत्न नहीं किया। वे इसमें संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। वे अंदर बाहर से एक थे। यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। वह जैसे घर में रहते थे वैसे बाहर भी रहते थे। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है। लेखक व्यंग करते हुए लिखते हैं, हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन प्रेमचंद बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। जैसे घर में है वैसे बाहर रहते हैं। उनके अंदर और बाहर की सोच और उनका पहनावा सब कुछ समान था। लेकिन आज की दुनिया में लोग उसे महत्व देते हैं जो दिखावा करता है, पर अंदर अलग उसके भाव रहते हैं। वैसे व्यक्तियों को लोग ज्यादा अच्छा समझते हैं। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो अंदर से दुखी हैं, लेकिन किसी और को, दोस्त मित्र अन्य लोगों को देखकर वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे लगता है इनके अंदर बहुत ही खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। ग है, लेखक कहता है, प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा किया है। अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किया। इसमें परसाई जी ये बताना चाहते हैं कि जब जिसे वह घृणित समझते हैं और जिसे वो समझते हैं कि ये समाज के योग्य नहीं है, घृणित व्यक्ति है, उसे उंगलियों से इशारा नहीं बल्कि अपने पैरों से इशारा करते हैं, अपने पैरों के अंगूठे से इशारा करते हैं। प्रश्न 4 है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? पहले लेखक कहते हैं इस आदमी की पोशाक अलग अलग नहीं हो सकती प्रेमचंद की। वह जैसा घर में पहनते हैं वैसा फोटो खिंचाते समय वैसा बाहर भी पहनते हैं। बाद में वो अपने विचार लेखक जो है वो बदलने की वजह जो है वह क्या हो सकती है? उत्तर है, मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा कि समाज की परंपरा
सी है कि वह अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अपने कपड़े अलग रखता है जिन्हें वह अच्छा समझता है। प्रेमचंद के कपड़े ऐसे न थे जो फोटो खिंचाने लायक होते। ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े और भी खराब होते। लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि प्रेमचंद सादगी पसंद करते हैं। कहते हैं न, सादगी में सुंदरता होती है। आडंबर तथा दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसीलिए उन्होंने टिप्पणी बदल ली। वो कहते हैं प्रेमचंद सादगी भरा जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें कोई भी दिखावे की संस्कृति पसंद नहीं है। वह जैसा घर में रहना चाहते हैं वैसा बाहर भी रहना चाहते हैं। उनके कपड़े घर के तो और भी अलग होंगे, पर ऐसा नहीं है। वह दिखावे के पहनावे को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। प्रेमचंद सादगी भरा जीवन जीते हैं, आडंबर दिखावे से दूर रहते हैं। दिखावापन उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। और आजकल के लोग तो घर में कुछ भी पहनेंगे, बाहर जाएंगे तो इतना ज्यादा स्टैंडर्ड बन के जाएंगे कि कोई सोचेगा बहुत पैसे वाले लोग हैं, पर वैसे व्यक्ति वह नहीं थे। प्रश्न 5 है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? क्या ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तार शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का, तथा अंत में फूल फल विकास होता है चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है। बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकालने की यह व्यंग शैली बहुत आकर्षक बन जाती है। परसाई जी ने इतने अच्छे तरीके से प्रेमचंद के बारे में लिखा है कि वह दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, जैसे बूंद में समुद्र खोजते हैं, प्रयत्न करते हैं, जैसे बीज में से एक अंकुर निकलता है और फिर पत्ते निकलते हैं, पल्लव निकलते हैं, फिर पौधे बनते हैं, फिर तना बनता है और फिर वह क्रम वाइज फल फूल बनते हैं। उसी तरीके से प्रेमचंद के बारे में वह एक एक चीजें निकालते हैं और उनके व्यक्तित्व को उद्घाटित करते हैं, हमारे सामने रखते हैं। प्रश्न 6, पाठ में टीले टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया? टीले से क्या आप बताना चाहते हैं परसाई जी? टीला शब्द राह मतलब रास्ता, आने वाले बाधा का प्रतीक है। जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला आ जाने पर व्यक्ति को उससे पार करने के लिए विशेष परिश्रम करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना होता है, उसी प्रकार सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती है। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है, रचना और व्यक्ति। इसमें यही है कि जिस तरीके से कोई भी बाधा आती है, टीला मतलब कोई भी रोड़ा या पत्थर का कोई, तो उसको टीला बोलते हैं। अगर कोई भी रास्ते में आती है तो हम उसको ढाकते हैं, उस रास्ते को पार करते हैं। तो उसी प्रकार से इसके माध्यम से बताने की कोशिश गई है कि अगर कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में आती है तो हमें उसे विशेष परिश्रम के साथ सावधानी पूर्वक बड़े ही सरलता से विषमता को या छुआछूत गरीबी को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेमचंद भी उसी प्रकार सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य को उन्नति में बाधक बनती है। ये सारी चीजें इंसान को आगे बढ़ने में हमें रुकावट पैदा करती है समाज में। 6, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी व्यंग लिख सकते हैं। मेरे हाथ में मेरे जिस मित्र का हाथ है उसकी एक चीज का मैं हमेशा से कायल हूँ, वह है उसकी टाई की गांठ। ऐसी साफ सुथरी गांठ आपके देखने में नहीं आई होगी। लगता है जैसे जन्मजात ऐसी ही है, कोई सिलवट नहीं, कोई बिखरावट नहीं। ऐसा नहीं है कि वे यह टाई सूट के साथ पहने, गर्मियों में कमीज के साथ भी वे टाई पहनते हैं, तब भी टाई की गांठ इसी तरह होती है। आप भी किसी दोस्त मित्र के बारे में आप इस तरीके से विचार जो है वह लिख सकते हैं।
दृश्य याद नहीं आता जब मैंने उन्हें टाई बिना देखा हो। हाँ, एक बार मैं सुबह सुबह उनके घर चला गया। उस समय भी उन्होंने मुझे 45 मिनट प्रतीक्षा कराई। जब ड्राइंग रूम में आए तो टाई लगा। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। प्रश्न 8 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानते हैं। यह कहा जाता है कि अगर हम कहीं जाते हैं स्टैंडर्ड कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, तो लोग हमें बहुत बड़ा आदमी समझेंगे। और ऐसे ही संस्कृति को लोग आज ज्यादा अपना रहे हैं। मान सम्मान आदर देने लगेंगे। जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है, वेशभूषा से ही व्यक्ति का दूसरों पर पहला पड़ता है, मतलब कि उसका अच्छा असर पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ता है। आज किसी अच्छी सी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहन कर जाए तो उसे पिछड़ा समझा जाता है, उसे गंवार समझा जाता है कि गांव में रहने वाला है। इसी प्रकार कार्यालयों में कर्मचारी गण हमारी वेशभूषा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि लोगों जो है विशेषकर युवाओं में आधुनिक बनने की होड़ लगी हुई है। अगर हम कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, अगर हम सुंदर कपड़ा स्टैंडर्ड कपड़ा पहनकर जाते हैं या किसी कार्यालय में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, तो अगर स्टैंडर्ड कपड़ा पहनते हैं तो लोगों का ध्यान उधर ही आकर्षित हो जाता है और लोग उसे बड़ा सम्मान देते हैं कि ये बड़ा आदमी है, धनवान है। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति है, सिंपल व्यक्ति है और सिंपल सा ड्रेस पहन के जाता है, साधारण ड्रेस, तो उसे लोग गरीब समझते हैं और उसे बहुत महत्व नहीं देते हैं। प्रश्न 9 है, पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हौसला पस्त करना, उत्साह नष्ट करना। जैसे आप किसी चीज में भाग ले रहे हैं और आपका दोस्त बोलता है अरे अरे इस काम में बहुत मुश्किल है, तो आपका उत्साह जो हो जाएगा वो अपने आप कम हो जाएगा। अनिल कुंबले की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। मतलब इतना अच्छा खेले कि श्रीलंका के खिलाड़ी जो उनके जो हौसले थे बुलंद, वह अपने आप डाउन हो गए, नीचे हो गए। अगला है ठोकर मारना, चोट करना, जैसे किसी पत्थर पे। वाक्य प्रयोग, प्रेमचंद ने राह के संकटों पर खूब ठोकरें मारी। टीला खड़ा होना, बाधाएं आना। जैसे हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सी मुश्किलें बाधाएं आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं टीला खड़ा करना। मुहावरा है, जीवन जीना सरल नहीं है, यहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। जीवन जीना सरल नहीं है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे टीले खड़े हैं जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना, बाधाओं को दूर करना। वाक्य प्रयोग, प्रेमचंद उन संघर्षशील लेखकों में से थे जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। वह ऐसे व्यक्ति थे कि उनके जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आ जाए, उसे फोड़ कर ही वो पार करना चाहते थे। उससे रास्ता बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते थे। बड़े ही संघर्षशील व्यक्ति लेखक जो थे प्रेमचंद थे। जंजीर होना, जंजीर होना, बंधन होना, मतलब किसी बंधन में बंध जाना। वाकई स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें अपने आप वह क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। आपका आखिरी प्रश्न है 10वां, प्रेमचंद के व्यक्तित्व उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। उत्तर है, प्रेमचंद का व्यक्तित्व उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है वे इस प्रकार है। जनता के लेखक, महान कथाकार, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट। ये सभी जो है वह इनके लिए प्रयोग किया गया है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।